हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 वातावरण का सजीवों पर प्रभाव यानी असर, वातावरण का जीव सृष्टि पर क्या असर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य से अलग हुई ऐसा माना जाता है। जब इसका उद्भव यानी उत्पत्ति हुआ तब आग के गोले के रूप में थी। यह गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होने पर इसमें रहे तत्व द्रव, ठोस और गैस स्वरूप में रूपांतरित होने लगे। जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ, रूपांतरण का मतलब होता परिवर्तन होना, उन्हें हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। द्रव्य तत्व को जलावरण के रूप में पहचानते हैं तथा गैस स्वरूप में रूपांतरित यानी परिवर्तित हुए उन्हें वातावरण के रूप में पहचानते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई ऐसा लोगों का मानना है और इसकी जब उत्पत्ति हुई तब यह गोले के आकार के रूप में थी। यह गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा और जब ये ठंडा हुआ तो इसमें से द्रव, ठोस और गैस स्वरूप में इसका परिवर्तन हुआ। जिन तत्वों का ठोस रूप में परिवर्तन हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में जानते हैं। द्रव्य तत्व में परिवर्तित हुए जो उनको जलावरण के रूप में यानी जल के रूप में जानते हैं और गैस के रूप में परिवर्तित हुए उन्हें वातावरण के रूप में पहचानते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ फैले हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। यह पृथ्वी के धरातल से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसकी ऊपरी सीमा कितनी ऊंचाई तक है यह कहना मुश्किल है। इसके उपरांत आकाश में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जहाँ तक है वहाँ तक वातावरण माना जाता है। पृथ्वी के धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक के वातावरण में 99% जितनी हवा समाई हुई है। पृथ्वी के धरातल के जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं वैसे वैसे हवा पतली अर्थात हल्की होती जाती है। यहाँ आगे बताया गया है कि पृथ्वी के चारों तरफ फैले हवा के आवरण को ही वातावरण कहते हैं। आवरण का मतलब होता है घेरा। यह पृथ्वी के धरातल यानी धरती से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसकी ऊपरी सीमा कितनी ऊंचाई पर है यह लोगों का कहना मुश्किल है, कठिन है। इसके अलावा अवकाश में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जहाँ तक वहाँ तक वातावरण माना जाता है। पृथ्वी के धरातल से यानी जमीन से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक के वातावरण में 99% जितनी हवा उपस्थित है। पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं वैसे वैसे हवा हल्की यानी पतली होती जाती है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे चित्र दिया गया है। कौन सी गैस कितनी प्रतिशत हमारे वातावरण में है। नाइट्रोजन 78.03% है। ऑक्सीजन 20.99% है। आर्गन 00.94% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अन्य दूसरे गैसें 0.1% है। आगे हम पढ़ते हैं। वातावरण के बिना पृथ्वी पर जीव सृष्टि का अस्तित्व यानी वजूद संभव नहीं है। वातावरण गैस, द्रव और ठोस तत्वों का बना है जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जीव सृष्टि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वातावरण में कोहरा, ओस, बादल आदि वातावरण में रहे पानी के स्वरूप हैं। द्रव तत्वों में मुख्यतः बर्फ के कण, जीव जंतु आदि हैं। वातावरण पृथ्वी को दिन में गर्मी और रात्रि में अतिशय यानी अत्यधिक ठंडी से बचाता है। यहाँ आगे बताया गया है कि वातावरण के बिना पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव है। वातावरण गैस, द्रव यानी जल और ठोस तत्वों का बना है जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जीव सृष्टि यानी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वातावरण में कोहरा, ओस, बादल आदि वातावरण में रहे पानी के स्वरूप हैं। द्रव तत्वों में मुख्यतः बर्फ के कण, जीव जंतु आदि हैं। वातावरण पृथ्वी को दिन में गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडी से बचाता है। आगे हम पढ़ते हैं।
वातावरण में स्थित गैसों की मात्रा पास के कोष्ठक में दर्शाई गई है। नाइट्रोजन लगभग 130 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन लगभग 110 किलोमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। जबकि 130 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि वातावरण में स्थित गैसों की मात्रा यहाँ ऊपर चित्र के द्वारा बताया गया है। नाइट्रोजन लगभग 130 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन 110 किलोमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। जबकि 130 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा अधिक है। आगे है, वातावरण को पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की तरफ जाने से तापमान और गैसों की संरचना में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर लगभग आवरण अथवा स्तरों में विभाजित किया जाता है। इस परिवर्तन के आधार पर उसके 4 उप विभाग किए गए हैं। पहला क्षोभ आवरण, दूसरा समताप आवरण, तीसरा मध्य आवरण, चौथा उष्मा आवरण यानी तापमंडल। यहाँ आगे बताया गया है कि वातावरण को पृथ्वी के धरातल से यानी ज़मीन से ऊंचाई की तरफ जाने से तापमान यानी गर्मी और गैसों की संरचना यानी बनावट में होने वाले परिवर्तन यानी बदलाव के आधार पर अलग अलग आवरण अथवा स्तरों में बांटा गया है। इस परिवर्तन के आधार पर उसके 4 उप विभाग किए गए हैं। पहला क्षोभ आवरण, दूसरा समताप आवरण, तीसरा मध्य आवरण, चौथा उष्मा आवरण यानी तापमंडल। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्षोभ आवरण के बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी से लिपटे वातावरण का प्रथम आवरण क्षोभ आवरण है। विषुववृत्त पर यह लगभग 16 किलोमीटर, समशीतोष्ण कटिबंध प्रदेशों में लगभग 12 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। ऋतुओं के अनुसार इसमें परिवर्तन यानी बदलाव होता रहता है। यह आवरण जीव सृष्टि के लिए अत्यंत यानी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। वातावरण के तूफान, आवाज़ की तरंगें, वायु की संरचना, बिजली, बरसात, बादल आदि इस आवरण में अनुभव किए जाते हैं। इस आवरण में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटना बंद हो जाता है तो उस सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ आवरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी से लिपटे वातावरण का प्रथम आवरण यानी पहला आवरण घेरा क्षोभ आवरण है। यह विषुववृत्त पर लगभग 16 किलोमीटर, समशीतोष्ण कटिबंध प्रदेशों में लगभग 12 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। ऋतुओं के अनुसार यानी मौसम के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। यह आवरण जीव सृष्टि के लिए, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वातावरण में के तूफान, आवाज़ की तरंगें, वायु की संरचना यानी बनावट, बिजली, बरसात, बादल आदि इस आवरण में महसूस किए जाते हैं। इस आवरण में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 सेल्सियस की दर से तापमान यानी गर्मी घटता है। जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटना बंद हो जाता है, गर्मी घटना कम हो जाता है तो उस सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा है समताप आवरण मंडल। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्षोभ सीमा के ऊपर के आवरण को समताप आवरण कहते हैं, जो क्षोभ सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ऊंचाई के साथ इस आवरण में तापमान बढ़ता है। इस आवरण में ऋतुएं, बादल, बरसात, चक्रवात आदि नहीं पाए जाते। यहाँ वायु स्वच्छ यानी साफ और पतली होती है, जिससे जेट विमानों को कम अवरोध यानी रुकावट और तेज़ी से उड़ा सकते हैं। इस आवरण में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो सूर्य की अत्यंत यानी अत्यधिक गर्म पराबैंगनी किरणों का शोषण करती है। यानी शोषण का मतलब होता है उसे सोखना। समताप आवरण मंडल के बारे में यहाँ बताया गया है कि क्षोभ सीमा के ऊपर के आवरण यानी घेरे को समताप आवरण कहते हैं। समताप यानी एक समान ताप वाला, गर्मी वाला।
जो क्षोभ सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ऊंचाई के साथ इस आवरण में गर्मी यानी तापमान बढ़ता है। इस आवरण में ऋतुएं यानी मौसम, बादल, बरसात, चक्रवात आदि नहीं पाए जाते हैं। यहाँ वायु एकदम साफ और हल्की होती है, जिससे जेट विमानों को बिना रुकावट के यानी कम रुकावट के और तेज़ी से उड़ा सकते हैं। इस आवरण में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जो सूर्य के बहुत ही गर्म पराबैंगनी किरणों को सोखती है। आगे हम पढ़ते हैं मध्यावरण। तीसरा, समताप आवरण के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक के वातावरण के भाग को मध्यावरण कहते हैं, जिसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। मध्यावरण के बारे में बताया गया कि समताप यानी एक समान ताप के आवरण के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक के वातावरण के भाग को मध्यावरण यानी बीच का आवरण कहते हैं, जिसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान घट जाता है। चौथा है ऊष्मावरण। यह आवरण मध्यावरण के ऊपर स्थित है। 80 किलोमीटर से शुरू होकर के जहाँ वातावरण पूरा होता है वहाँ तक फैला है। यहाँ वायु अतिशय यानी अत्यधिक पतली होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। इस आवरण को 2 उप विभागों में बांटा गया है। पहला आयनावरण और दूसरा बाह्यावरण। आयनावरण में से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। टीवी, रेडियो प्रसारण, इंटरनेट का लाभ इस आवरण का आभारी है, एहसानमंद है। आयनावरण के ऊपर के आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं। ऊष्मा आवरण के बारे में बताया गया कि ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। यह आवरण मध्यावरण के ऊपर स्थित है। 80 किलोमीटर से शुरू होकर जहाँ पर वातावरण पूरा होता है, समाप्त होता है, वहाँ तक यह फैला हुआ है। यह हवा अतिशय यहाँ हवा जो है एकदम पतली होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ता जाता है। इस आवरण को 2 उपविभागों में बांटा गया है। पहला आयनावरण और दूसरा बाह्यावरण। आयनावरण में से रेडियो तरंगों का परावर्तन यानी परिवर्तित होता है। टीवी, रेडियो प्रसारण, इंटरनेट का लाभ इस आवरण के कारण ही होता है, जिसके लिए हम सब इसके आभारी हैं। आयनावरण के ऊपर के आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं। आगे है मौसम। मौसम क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। मौसम अर्थात अल्प समय की वातावरण की औसत परिस्थितियाँ। अल्प मतलब होता है थोड़ा। किसी भी प्रदेश का मौसम तापमान यानी गर्मी, नमी, बरसात, वायु का दबाव, कोहरा तथा बादलों के आधार पर निश्चित होता है। मौसम प्रातः यानी सुबह, दोपहर, सायंकाल यानी शाम के समय अथवा रात्रि का अलग हो सकता है। मौसम वातावरण की कम समय की परिस्थिति होता है, जिसमें समयांतर यानी कुछ समय के अंतर में परिवर्तन होता रहता है। प्रातःकाल यानी सुबह के समय ठंडी, दोपहर में गर्मी और शाम को बरसात होना ऐसा मौसम में संभव है। मौसम से हमारा जीवन और हमारी प्रवृत्तियाँ यानी कार्य प्रभावित होती हैं। देश का मौसम विभाग मौसम के समाचार और नक्शे प्रतिदिन प्रकाशित करता रहता है यानी छापता रहता है। मौसम के बारे में यहाँ बताया गया है कि मौसम का मतलब होता है अल्प यानी थोड़े समय की वातावरण की औसत परिस्थिति। किसी भी प्रदेश का मौसम तापमान यानी गर्मी, नमी, बरसात, हवा का दाब, कोहरा तथा बादलों के आधार पर यह निश्चित होता है। मौसम सुबह, दोपहर, शाम अथवा रात के समय का अलग हो सकता है। मौसम वातावरण की कम समय की परिस्थिति होती है, जिसमें थोड़े समय के अंतर में परिवर्तन होता रहता है। सुबह के समय ठंडी, दोपहर के समय गर्मी और शाम के समय बरसात का होना ऐसा मौसम में संभव होता है। मौसम से हमारा जीवन और हमारी कार्य प्रभावित होती हैं। देश का मौसम विभाग मौसम के समाचार और नक्शे प्रतिदिन प्रकाशित करता रहता है यानी छापता रहता है। आगे हम पढ़ेंगे इतना जानिए। भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसे IMD यानी इंडियन मटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट के रूप में पहचाना जाता है।
भारत के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग 100 स्थानों पर अवलोकन करके यानी परीक्षण करके केंद्र भारत और अंटार्कटिका में स्थित है, जिसके 4 प्रादेशिक केंद्र हैं, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में है। आगे हम पढ़ते हैं जलवायु। जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। सामान्य रूप से किसी प्रदेश की 35 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की मौसम के औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु स्थानीय परिस्थिति यानी तापमान, गर्मी, नमी, बरसात, वायु दाब, जल वाष्प को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। जलवायु किसी प्रदेश की सजीव सृष्टि, प्राणी सृष्टि और मानव जीवन तथा ऐसी प्रवृत्तियों यानी कार्यों को प्रभावित करती है। जलवायु यानी मौसम के बारे में यहाँ बताया गया है कि साधारण रूप से किसी भी प्रदेश की 35 साल या उससे अधिक सालों की मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु स्थानीय परिस्थिति में तापमान, नमी, बरसात, वायु का हवा का दाब, जल वाष्प को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। जलवायु किसी प्रदेश की सजीव सृष्टि, प्राणी सृष्टि और मानव जीवन तथा ऐसी प्रवृत्तियों को प्रभावित करती हैं, असर डालती हैं। आगे हम पढ़ते हैं तापमान। हवा में रही गर्मी के स्तर को तापमान कहते हैं। वातावरण के तापमान में दिन और रात्रि के दरमियान परिवर्तन होता है। तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में तापमान अधिक होता है। सूर्य तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य ताप की मात्रा विषुववृत्त से ध्रुवों की तरफ घटती है। इस कारण ध्रुव प्रदेश बर्फ के से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाए तो कृषि फसलें उग नहीं सकती। शहरों में गांवों की तुलना में अधिक तापमान होता है यानी गर्मी होती है। इसका कारण पक्की सड़कें और सीमेंट की बनी इमारतें होती हैं। तापमान यानी गर्मी के बारे में यहाँ बताया गया है कि हवा में रही गर्मी के स्तर को तापमान कहते हैं। वातावरण के तापमान में दिन और रात्रि के समय परिवर्तन होता रहता है। गर्मी ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में गर्मी यानी तापमान अधिक होती है। सूर्य तापमान यानी सूर्य की गर्मी तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण परिबल है, कारक है। सूर्य की गर्मी की मात्रा विषुववृत्त से ध्रुव की तरफ घटती है। इस कारण ध्रुव प्रदेश बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाए तो कृषि यानी खेती में जो फसलें उगते हैं वो नहीं उगेंगे। शहरों के मामले में शहर गांव के तुलना में अधिक गर्म होते हैं, अधिक गर्मी पड़ती है गांवों की तुलना में शहरों में। इसका कारण है पक्की सड़कें और सीमेंट से बनी इमारतें। आगे हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दबाव। पृथ्वी के आसपास हवा के स्तर का वजन होता है। हवा का विशाल स्तर उसके वजन के अनुसार पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालता है। उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। समुद्र तल पर वातावरण का दबाव सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। अधिक तापमान वाले प्रदेशों में वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ गति करती है और हल्का वायु दाब रचती है। हल्का दबाव बादल और नमी युक्त ऋतुओं के साथ जुड़ा है। कम तापमान वाले प्रदेशों में वातावरण ठंडा होता है, इसलिए वहाँ भारी दबाव होता है। वायुमंडलीय दबाव के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी के आसपास हवा के जो स्तर होते हैं उसमें वजन होता है, भारीपन होता है। हवा का बहुत बड़ा स्तर उसके वजन के अनुसार पृथ्वी की धरती पर दबाव डालता है, उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। समुद्र किनारे पर वातावरण का दबाव सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कम होता है। अधिक गर्मी वाले प्रदेशों में वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ गति करती यानी बढ़ती है और हल्का वायु दाब का निर्माण करती है। हल्का दबाव बादल और नमी से भरे ऋतु के साथ जुड़ा है। कम गर्मी वाले प्रदेशों में वातावरण ठंडा होता है, इसलिए वहाँ भारी दबाव होता है। आगे हम पढ़ेंगे पवन के बारे में। पवन यानी हवा। पृथ्वी के आसपास स्थित गतिशील वायु को पवन कहते हैं। सामान्य रूप से पृथ्वी पर निर्मित होते हवा के हल्के भारी दबाव हैं।
जिनके मुख्य 3 प्रकार हैं: अस्थायी पवन, मौसमी पवन, दैनिक पवन। यहाँ पे चित्र में दिया गया अस्थायी पवन में आते हैं व्यापारिक, पश्चिमिया, ध्रुवीय। मौसमी पवन होता है गर्मी की मौसम का पवन, सर्दी की मौसमी पवन। दैनिक स्थलीय यानी रोज के स्थानीय पवन हैं समुद्री स्थलीय लहरें, पर्वत घाटी की लहरें। यहाँ पे पवन के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी के आसपास स्थित गतिशील यानी जो बहती है रफ्तार में हवा, उसी को पवन कहते हैं। सामान्य यानी साधारण रूप से पृथ्वी पर निर्मित होते हवा के हल्के भारी दबाव हैं, जिसके मुख्य 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं: अस्थायी पवन, मौसमी पवन और दैनिक स्थानीय पवन। आगे हम पढ़ेंगे अस्थायी पवन के बारे में, हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पृथ्वी के धरातल पर कुछ भागों में 12 मास यानी महीने निश्चित दिशा में पवन चलती है, जिन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवनों में व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन और ध्रुवीय पवन का समावेश होता है। अस्थायी पवन, अस्थायी का मतलब एक जगह पर स्थित हो, उसे अस्थायी बोलते हैं। अस्थायी पवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी के धरातल यानी धरती पर कुछ भागों में 12 महीने एक ही दिशा में हवा बहती है, जिन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवन में व्यापारिक पवन आता है, पश्चिमी पवन और ध्रुवीय पवन का नाम होता है। आगे दूसरा है मौसमी पवन। पृथ्वी के धरातल पर कुछ पवनें ऋतु यानी मौसम के अनुसार चलती हैं और उनकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती है, जिन्हें मौसमी पवन कहते हैं। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों में ऐसी पवनें चलने से इन्हें मौसमी पवनों का देश कहा जाता है। गर्मी में नैऋत्य की पवनें और सर्दी में ईशान कोणीय पवनें इस प्रकार की पवनों के उदाहरण हैं। मौसमी पवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी के धरती पर धरातल पर से कुछ पवनें यानी हवाएं ऋतु के अनुसार चलती हैं। मौसम जैसे रहता है उस तरह ये हवा बहती है और उनकी दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है, जिन्हें मौसमी पवन कहते हैं। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों में ऐसे पवनें चलने से इन्हें मौसमी पवनों का देश कहा जाता है। गर्मी में नैऋत्य की पवनें और सर्दी में ईशान कोणीय पवनें इस प्रकार की पवनों के उदाहरण है, मिसाल हैं। आगे हम पढ़ते हैं दैनिक स्थानीय पवनें। पृथ्वी के कुछ प्रदेशों में कम समय के लिए वायु दाब में होने वाले परिवर्तन यानी बदलाव के कारण उद्भव अर्थात उत्पत्ति होने वाली, जन्म लेने वाली पवनों को दैनिक स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनों के उदाहरण के तौर पर हैं समुद्री जमीन की लहरें, पर्वत और घाटी की लहरें, लू और शीतलहर आदि। दैनिक यानी रोज के बहने वाले स्थानीय पवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी के कुछ प्रदेशों में कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए वायु दाब में होने वाले बदलाव के कारण जन्म होने वाली पवनों को दैनिक स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थानीय पवनों के उदाहरण के तौर पर बताया गया है समुद्र के जमीन की लहरें, पर्वत और घाटी की लहरें, लू और शीतलहर आदि। आगे है इतना जानिए। अरबी भाषा के शब्द मौसम से पवनों को मौसमी पवनों का नाम दिया गया है। हवा के दबाव में आकस्मिक यानी अचानक परिवर्तन यानी बदलाव होने से चक्रवात का जन्म होता है। उद्भव का मतलब होता है जन्म। चक्रवात को टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो भी कहते हैं। 60 से 80 किलोमीटर घंटा की तीव्र यानी बहुत ही तेज़ गति की पवनों को तूफानी पवन, जबकि 80 से 120 किलोमीटर घंटे की पवन को चक्रवात कहते हैं। आगे यहाँ पे चित्र दिया गया है पवन दिशा दर्शक, पवन वेग मापक। पवन दिशा दर्शक से हम जान सकते हैं कि हवा किस दिशा से बह रहा है, और पवन वेग मापक से ये हम जान सकते हैं कि पवन जो बह रहा है, हवा चल रही, उसकी रफ्तार कितनी है। आगे हम पढ़ेंगे नमी के बारे में। समुद्रों और जलाशयों यानी तालाबों में से पानी का वाष्पीभवन होने से उनका जल वाष्प में रूपांतरण होता है। रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन, जिसे नमी कहते हैं।
नमी पृथ्वी के धरातल से वाष्पीभवन की क्रिया द्वारा वातावरण में मिलती है। वातावरण में रही नमी घनीभवन की प्रक्रिया द्वारा बादल बनकर बरसात के रूप में पृथ्वी के धरातल को पुनः प्राप्त होती है। नमी के बारे में यहाँ बताया गया है कि समुद्रों और जलाशयों यानी तालाबों में से पानी का वाष्पीभवन होने से यानी पानी वाष्प के रूप में जब परिवर्तित होती है उसे ही जलवाष्प नमी कहते हैं। नमी पृथ्वी के धरती से वाष्पीभवन की प्रक्रिया द्वारा यानी क्रिया के द्वारा वातावरण में मिल जाती है। वातावरण में उपस्थित नमी घनीभवन की प्रक्रिया द्वारा बादल बनकर बरसात के रूप में फिर पृथ्वी पर प्राप्त होती है, पृथ्वी को मिल जाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बड़ा है तो आगे का भाग आगे की वीडियो में भाग 2 में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया गया उसको आप लोग 1 से 2 बार सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।